और हमारे ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जान लेते हैं कि क्योंकि एक के बाद एक जहां सियासी उठापटक हिमाचल में, तो दूसरी तरफ ये बड़ी खुशखबरी दी गई है सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर, तो इसका लाभ आखिर चुनाव में कितना मिलेगा ये जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अरुण जी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने अब ये मन बना लिया है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, कब जाएंगे, क्या उनका रुख? देखिए, तीनों निर्दलीय विधायक इन्होंने विधानसभा से अपने इस्तीफे की बात की थी, लेकिन तब ये तय नहीं किया था जब उन्होंने धरना प्रदर्शन अभी हाल ही में शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के बाहर दिया कि वो अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, ये तब साफ नहीं किया गया था। अब कहा जा रहा है कि ये तीनों निर्दलीय विधायक जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का रुख तय करने के बाद आखिर ये जो फैसला होना है कि ये तीनों निर्दलीय विधायक भी अपना चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, वो तब साफ हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी की जो हमारी सूत्रों की खबर है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर ये तीनों निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कभी भी रुख कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको ये खबर मिल जाएगी कि अपने इस्तीफे को मंजूर कराने के लिए केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह, ये तीनों निर्दलीय विधायक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ क्योंकि देखिए अब देखना यही होगा कि निर्दलीय विधायकों का आगे का रुख क्या होता है। लेकिन आज सुखविंदर सरकार ने बड़ी खुशखबरी पहले दी थी, लेकिन इसका लाभ आज से कर्मचारी जो पेंशनर हैं वो उठा पाएंगे। कितना फायदा कर्मचारियों को मिलेगा और कब से इसका लाभ, क्योंकि आज से लाभ नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, लेकिन इसका फायदा चुनावों में किस तरीके से मिलेगा सरकार को? देखिए पुनीता, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है, और सुखविंदर सिंह सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि ये जो 4% अतिरिक्त डीए है वो 1 अप्रैल से जो है उसकी घोषणा कैबिनेट के फैसले के बाद कर दी गई थी। 1 अप्रैल से इसका मिलना तय किया गया था, और हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 1.25 लाख कर्मचारी हैं और लगभग 1 लाख के करीब ये पेंशनर्स हैं जिनको इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये जो 1 अप्रैल से इनको राशि है 4% डीए की, ये इनको अप्रैल की जगह मई माह के वेतन जब मिलेगा उसके साथ मिलेगा। और पुनीता, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं। दोनों मुद्दे राजनीति से जुड़े हैं, दोनों मुद्दे वोट बैंक से जुड़े हैं, और दोनों मुद्दों के ऊपर हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव और ये जो 6 उपचुनाव अभी तक घोषित है, 3 निर्दलियों का फैसला बाद में होना है। सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, 2 बड़े फैसले, 2 बड़ी खबर आज हमारे को मिली है। एक तो ये जो 4% डीए है वो अप्रैल से मिलना, मई से इसका मिलना शुरू हो जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति के तहत इस फैसले को माना जाए, या आपको लगता है कितना कारगर साबित होगा? आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है, चाहे वो ओपी से संबंधित निर्णय हो। आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान भी एक जो प्रमुख मुद्दा या गारंटी के रूप में जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी वचनबद्धता दी थी कि हम आने वाले समय में जब जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाती है, हम ओपीएस को लागू करेंगे। और मुझे याद है जो हमारी प्रथम कैबिनेट की बैठक हुई, हालांकि जो वित्तीय स्थिति थी वो मैं समझता हूँ हर तरह से एक चिंताजनक थी, क्योंकि 5 वर्ष कहने को तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन मदद के रूप में हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। आपने जैसे डीए की बात की, एरियर्स की बात की, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की राशि हमें अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों को देनी थी। कठिन वित्तीय परिस्थिति थी, बड़ा कठिन मैं समझता हूँ एक निर्णय था, लेकिन हमने कर्मचारी वर्ग के लिए, क्योंकि आपने सही कहा हिमाचल प्रदेश एक छोटी स्टेट है जहाँ लगभग कोई 77 लाख के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जैसे मैंने वित्तीय स्थिति के आपके समक्ष सारे आंकड़े रखे हैं, और हमारे कर्मचारियों का भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ योगदान है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। अभी जैसे ओपीएस साथ मिलेगा रोहित जी, आपको लगता है साथ मिलेगा कर्मचारियों के इन ऐलानों के बाद? ओपीएस का जिक्र आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये डीए का जो था देनदारी जयराम सरकार में नहीं दी। इसमें पूर्ण रूप से कोई राजनीतिक स्वार्थ की बात भी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बारंबार कहते हैं कि
हिमाचल प्रदेश के विकास उत्थान में हमारे कर्मचारी वर्ग का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, योगदान है। एक हमारी वचनबद्धता थी और आज ओपीएस को लागू करके जो हमने निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक मैं समझता हूँ वित्तीय बोझ की बात आती है, वो लगभग कोई 800 से 1000 करोड़ प्रति वर्ष हमारे को अतिरिक्त अपने राजस्व से ओपीएस से संबंधित, मैं समझता हूँ, अपना ये पैसा लगेगा। और इसके विपरीत आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आई, अभी 2 महीने पहले, इनका जो पहला निर्णय था वो ओपीएस को बंद करने का था। और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो डीए की बात हो, चाहे हमारे अन्य जो कर्मचारी वर्ग के हित की बात हो, ओपीएस की बात हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर, मैं समझता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। कर्मचारियों की बात आपने की, लेकिन एक और बात है, हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक ये नाराज से दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे, विधानसभा अध्यक्ष अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहे हैं, अदालत के दरवाजे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अदालत इनका जाना और इन तीनों के निर्दलियों का इस्तीफा दे देना, कांग्रेस इसे किस तरह? आप जानते कि वर्तमान सरकार को लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास की अवधि हुई है और सरकार की वर्किंग वित्तीय वर्ष टू वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल होती है। आज हमारे 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका प्रथम दिन है और एक वर्ष के दौरान जो विकास के दृष्टिकोण से, इसे उदाहरण के तौर पर ओपीएस का उदाहरण आपके समक्ष रखा, बहुत से इनके चुनाव क्षेत्र में विकास के दृष्टिकोण से कार्य हुए। ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस के 6 बागी भी ये कह रहे हैं सुक्खू सरकार में कुछ नहीं हुआ। तो ये असल में जनता क्या माने? जनता हिमाचल प्रदेश की सर्वोपरि है, अपनी परिपक्वता, अपनी जागरूकता के लिए, अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के लिए जानी जाती है। चाहे वो हमारे 6 कांग्रेस के विधायक थे, चाहे हमारे निर्दलीय 3 विधायक थे, और आपके 27 तारीख को मत पड़े, 27 तारीख से पहले तक तो बिल्कुल सुक्खू सरकार के साथ, हमारी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। ये क्या कारण रहे कि जिनकी, मैं समझता हूँ, जो उनके वक्तव्य थे उसमें इनको परिवर्तन करना पड़ा है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में सारी बातों को देखते हुए यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन अपना फैसला। अच्छा रोहित जी, 6 बागी कांग्रेस के नेताओं का तो समझ आता है, आपको लगता है हिमाचल में ये ऐसा पहला कभी नहीं हुआ कि निर्दलीय विधायक जो थे वो भी सरकार से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया? आपको लगता है उनका कदम किसी राजनीति से प्रेरित है, नाराजगी भरा है, या आपको लगता है कि कुछ और इस खेल की कहानी? निश्चित रूप में 27 तारीख के उपरांत जब से राज्यसभा की वोटिंग आपकी हिमाचल प्रदेश में हुई, बहुत ही हिमाचल की परिवेश में इस तरह का घटनाक्रम था जिसका कहीं पर भी अतीत में वर्णन नहीं। जिस तरह से यहाँ पर चॉपर की राजनीति, 5 स्टार कल्चर की राजनीति, चार्टेड प्लेन्स की राजनीति, तो एक तरह से मैं समझता हूँ ये सारी बातें बहुत ही खेदजनक है। और जैसे मैंने पहले कहा, चाहे लिटरेसी की बात हो, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात हो, जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की हर तरह से जो हमारे विधायकों का जो मैं समझता हूँ पूरा ये क्रम रहा है वो जनता जनार्दन के समक्ष है। और निश्चित रूप में हमारी सभी ये जो 6, चाहे कांग्रेस की हमारी सीटों की बात हो जहाँ से हमारे कांग्रेस के विधायक थे, चाहे आने वाले भविष्य में जहाँ हमारे निर्दलीय विधायक भी अपने त्याग पत्र की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी जैसे मैंने पहले कहा कि 1 वर्ष के आसपास की अवधि हुई और 1 वर्ष पहले ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को हराकर वहाँ की जनता जनार्दन ने इन्हें 5 वर्ष के लिए विधानसभा के अंदर भेजा था। आज ये रिजाइन कर रहे हैं और पुनः मैं समझता विधायक बनने के लिए ये सारा मैं समझता एक परिहास का एक पात्र बन चुके हैं। और हमें अपने ऑनरेबल स्पीकर जो इसमें अथॉरिटी रखते हैं उन पर मैं समझता हूँ उनके निर्णय पर उन पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने जैसे मैं अखबार में पढ़ रहा था उसमें उनको नोटिस दिया है और थोड़ा धैर्य और पेशेंस भी अवश्य रखिए। एक अंतिम चलिए, ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।